वो जाने नहीं गए मुझसे। सोचिए, अगर एक पत्नी अपने पति के बारे में ये बात कहती है तो उसके अंदर कितना दर्द छिपा होगा। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आज अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में कोई किस्सा या कहानी नहीं, एक जीते जागते इंसान की आप बीती सुनाने वाली हूँ। कुछ शख्स ऐसे होते हैं ना, जो अपना पूरा जीवन जनसेवा में समर्पित करने को तत्पर होते हैं। वो समाज में हो रहे हर छोटे बड़े अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, अपने सिद्धांतों के पक्के होते हैं। देश भर के बुद्धिजीवी, नेता, साहित्यकारों के साथ उनका उठना बैठना होता है। सब उन्हें गुरु समान मानते हैं और जनता का अथाह प्रेम पाते हैं। लेकिन इन सब के परे वो इस बात से बिल्कुल बेखबर रहते हैं कि उनके पारिवारिक जीवन में उनके पीछे उनकी पत्नी और बच्चों का क्या हाल है। कुछ ऐसा ही था कॉमरेड सुरेश भट्ट के साथ। बिहार के नवादा शहर में जन्मे सुरेश भट्ट के पिता यमुना प्रसाद कविराज एक प्रतिष्ठित वैद्य और व्यवसायी थे। अंग्रेज़ों के साथ उठना बैठना था, लेकिन उनके बेटे सुरेश भट्ट छोटी उम्र से छात्र आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गए। क्रांतिकारी बन अंग्रेज़ों की नाक में दम करने लगे। कई बार जेल भी जाना पड़ा और यहीं से जो सिलसिला शुरू हुआ वो आजीवन चला। लेकिन इन सब के बीच बेटे की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए उसके पैरों में शादी की बेड़ियां डाल दी गईं। और यहाँ से जुड़ी एक अमीर जमींदार परिवार की बेटी 11 साल की सरस्वती के जीवन की डोर 24 साल के सुरेश भट्ट से। 1955 1955 में शादी से लेकर 2012 2012 में जब सुरेश भट्ट जी का देहांत हुआ, तब तक इस शादी और गृहस्थी का सफ़र सरस्वती भट्ट ने बड़ी बेबाकी से एक संस्मरण में लिखा। वो जाने नहीं गए मुझसे। सुरेश भट्ट जी की बेटी असीमा भट्ट, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ग्रेजुएट हैं, नाटक, फिल्मों और टीवी की बेहतरीन अदाकारा हैं। उन्हें मैं मिली थी दिल्ली में जब वो क्रांति भट्ट के नाम से जानी जाती थी। मेरे पिता विश्वमोहन बडोला और मेरी माँ को मिलने आती थीं। उन्होंने अपने पिता के जीवन की स्मृतियों को उनके जीवन से जुड़े रहे लोगों से मिलकर सालों साल संग्रहित किया और 2019 में इसे बुक रिवर्स प्रकाशन के साथ मिलकर एक किताब का स्वरूप दिया। मन लागो मेरो यार फ़कीरी में। ये संस्मरण दिल को छूने वाले, बेहद सटीक, दो टूक और बेबाक हैं। इनका संपादन खुद असीमा भट्ट ने किया है। मेरी तरह आप भी ये किताब अमेज़ॉन से खुद ऑर्डर ज़रूर करें। अब भूले बिसरे लोगों की श्रेणी में आ गए एक वक्त के प्रख्यात क्रांतिकारी, समाज सुधारक, स्वतंत्र विचारक सुरेश भट्ट को करीब से जानने का एक बेहतरीन मौका रहेगा। आज मैंने खासकर जो संस्मरण आपके लिए चुना है, उसको पहली बार मेरी आवाज़ में प्रस्तुत करने की बात असीमा भट्ट ने मुझसे की थी। कॉमरेड सुरेश भट्ट स्मरण दिवस पर, जो हर साल उनकी पुण्यतिथि 4 नवंबर को असीमा बड़े जतन से आयोजित करती हैं। असीमा ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं मन लागो मेरो यार फ़कीरी में किताब से उनकी माँ सरस्वती भट्ट के संस्मरण को प्रस्तुत करूंगी और मुंबई के अंधेरी वर्सोवा इलाके में अस्मिता थिएटर ग्रुप के प्रांगण में आबिद सुरती जी, असगर वजाहत जी, रेहाना वजाहत, वीना मेहता जी समेत अनेकों अनेक नामचीन हस्तियों के बीच सुरेश भट्ट जी को याद करते लोगों के साथ एक खूबसूरत शाम बिताने का मौका मिला। तो चलिए अब सुनते हैं मन लागो मेरो यार फ़कीरी में इस पुस्तक के संकलन से कॉमरेड सुरेश भट्ट जी की कर्मठ, खुददार और बेबाक पत्नी सरस्वती भट्ट जी का संस्मरण। वो जाने नहीं गए मुझसे। मेरी शादी अप्रैल 1955 में हुई थी। मैं 11 साल की और मेरे पति सुरेश भट्ट 24 साल के थे। शादी क्यों और किस लिए होती है मैं नहीं जानती थी। मेरी विदाई के साथ एक दाई माँ भी साथ आई थी। जिस रात मैं ससुराल पहुंची तो कुछ रस्में होती थी जो हुई। थकी थी इसलिए जल्दी सो गई। सुबह उठी तो अपने पलंग पर किसी मर्द को देखकर रोने लगी कि यहां मेरा अपना कोई नहीं है तो मुझे मर्द के साथ सुला दिया। मेरी दाई ने समझाते हुए कहा, ये कोई गैर मर्द नहीं, आपका पति है। लेकिन मैं पतिवती कुछ नहीं समझती थी। मुझे रोज वो सजा धजा कर, नई साड़ी पहनाकर मेरे पति के कमरे में ले जाना चाहती और मैं उसकी साड़ी का आंचल पकड़कर जोर जोर से रोने लगती। कुत्ती मुझोसी, हम बाबूजी से कह देव कि हमरा मर्दाना के कमरे में सुतेले ही भेजे छे। मुझे रोते देखकर यही मेरे पति बोले, जाने दीजिए ना,
काहे बच्चा को तंग करते हो? जहां उसका मन है वहां सोने दो। 5 दिन वहां किसी तरीके से कटा। फिर मेरे नैहर से मेरे बड़े भाई के साथ एक नौकर मुझे वापस लेवाने ले आए। मैं बहुत खुशी खुशी वापस नैहर आ गई। ये बात अप्रैल 1955 की है। शादी के कुछ ही दिनों बाद अगस्त 1955 में पटना में छात्र आंदोलन हुआ। वो बनारस में पढ़ रहे थे। आंदोलन की खबर सुनते ही पटना आ गए। पुलिस फायरिंग हुई, कई लोग घायल हुए। उसी गोलीकांड में दीनानाथ पांडे शहीद हुए। नवादा के उनके एक और साथी महेंद्र कुमार शहीद हो गए। दरअसल वो गोली इन पर चली थी। महेंद्र भाई जी ने इन्हें धक्का देकर दूर धकेल दिया और इनकी गोली खुद अपने सीने पर झेल ली। पूरे नवादा में खबर फैल गई, सुरेश भट्ट जी को पुलिस ने गोली मार दी। मेरे ससुराल में भी दादी बुआ, मेरे ससुर जी की बहन थी। सबका रोना पीटना शुरू हो गया। उन दिनों टेलीफोन की सुविधा नहीं थी। तुरंत मेरे ससुर ने 2 आदमी मेरे घर भेजे। खबर सुनकर हमारे यहां भी सब लोग रोने पीटने लगे। मैं उस समय खेल रही थी। मेरी दादी भगवान को कोस कोस कर रो रही थी। हे भगवान, इतनी छोटी सी बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा था? ऐसा अन्याय क्यों किया? गांव भर की औरतें जमा हो गईं और मुझे पकड़कर मेरा मांग धुलवा दिया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। 1 हफ्ते बाद भट्ट जी घर यानी नवादा आ गए। उनकी दादी उन्हें गले लगाकर रोने लगी और तुरंत मेरे ससुर से कहा, बड़की को घर बुलवा लो, वो सीता है। आज उसी के भाग्य से मेरा राम यानी भट्ट जी जिंदा है। मेरे ससुर जी ने तुरंत आदमी मेरे घर भेजा। मेरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई और घर वालों ने मुझे दोबारा मेरे छोटे भाई के साथ विदा कर दिया। उसी केस के सिलसिले में गणेश शंकर विद्यार्थी, ब्रिजनंदन लाल और भट्ट जी तीनों को 7 साल की सजा हो गई। ब्रिजनंदन भाई जी और गणेश शंकर विद्यार्थी तो साल 2 साल में छूट गए, लेकिन भट्ट जी पर काफी कड़ा केस लगा था, इसलिए वो पूरे 7 साल बाद ही जेल से वापस आए। जेल से आने के बाद कुछ दिन अपने बाबूजी का सिनेमा हॉल चलाने में हाथ बटाने लगे और उनका सामाजिक काम भी चलता रहा। भट्ट जी की दादी और बुआ ने ही बताया था कि इनके क्रांतिकारी स्वभाव के कारण इनके पिताजी इनसे क्षुब्ध रहा करते थे। मेरे ससुर शहर के सबसे नामी और धनी व्यक्ति थे, इसलिए अंग्रेज अफसरों का मेरे ससुर जी के घर पर आना जाना था। भट्ट जी को लगता कि उनके पिता अंग्रेजों के मुखबिर हैं। उन्हें अपने पिता पर इस बात के लिए बहुत गुस्सा था, लेकिन पिता से डर की वजह से कुछ नहीं कहते थे। लेकिन एक दिन जब अंग्रेज अफसर मेरे ससुर जी से मिलने आए और वो लोग बैठक खाने में बैठे बातें कर रहे थे, भट्ट जी जो अंग्रेजों की जीप दरवाजे पर खड़ी थी उसमें आग लगाकर भाग गए। अंग्रेजों के लिए इनके मन में इतना आक्रोश भरा था कि पोस्ट ऑफिस जला दिया था और रेलवे लाइन की पटरी उखाड़ दी थी ताकि अंग्रेज नवादा से भाग न सकें। अंग्रेजों को सड़क पर खदेड़ खदेड़ कर मारा था, जिसके कारण उस कम उम्र में उन्हें जेल जाना पड़ा, जो आज़ादी के बाद ही जेल से बाहर आए। उनके इसी स्वभाव की वजह से उनके पिताजी चाहते थे कि इनकी शादी जल्दी करा दें, लेकिन भट्ट जी खुद के लिए आए रिश्ते और मेहमानों को खुद अपने बारे में उल्टी पुल्टी मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर भगा देते। यहां तक कह दिया कि लड़का यानी अपने बारे में भांग गांजा पीता है और पागला भी है। मेरे पिताजी जब इन्हें देखने आए तो मेरे मौसा जी भी साथ आए थे। उनको भी यही सब बताना शुरू किया, लेकिन मेरे पिताजी सब सुनकर बस हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही सब कुछ पता लगा लिया था कि लड़का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता है और बहुत ही तेज और होनहार छात्र है। ज्ञान इतना है कि किसी भी विषय पर बहस करा लो। बाबूजी को लगा बाकी सब शादी के बाद ठीक हो जाएगा, इसीलिए मेरे पिताजी ने तुरंत बात पक्की कर दी और 1955 के अप्रैल में हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी इनकी हरकतों में बदलाव नहीं आया। लगातार या तो जुलूस आंदोलन में उलझे रहते या फिर जेल में रहते।
मैं रोती कि मेरे बाप ने किससे शादी करा दी। एक दो बार बाबूजी से कहा भी कि आपने मेरी शादी सही नहीं कराई। वो कहते, देखना सब ठीक हो जाएगा, लड़का हीरा है, बस थोड़ा भटक गया है, एक बच्चा हो जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। शादी के 10 साल हो गए, हमारा बच्चा नहीं हुआ। ससुराल में सबको हमसे शिकायत होने लगी। लोग मुझे बांझ कहने लगे। ससुर जी को अपने वंश की चिंता होने लगी। अपने बेटे को बुलाकर कहा, इसको बच्चा नहीं हो रहा, बांझ है, आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। इन्होंने बाबूजी से साफ साफ कह दिया, मुझे पहले भी शादी की जरूरत नहीं थी, आज भी नहीं है, मेरा तो पूरा देश ही बच्चा है। लेकिन इनके पिताजी नहीं माने और घर पर रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया। एक दिन जब मेहमान आए तो भट्ट जी अपने पिताजी के सामने ही मुझे उन लोगों के सामने बुलवा कर उनसे कहा, ये मेरी पत्नी है, आपको पता है ना, इसे बच्चा नहीं हो रहा है और मैं इसके घर में रहते दूसरी शादी कर लूं। इसकी क्या गारंटी है कि आपकी बेटी से दूसरी शादी की तो उसका बच्चा हो ही जाएगा, और नहीं हुआ तो दोनों को घर में बिठाकर तीसरी शादी करूंगा तो आपको कैसा लगेगा। 13 साल हो गए, मुझे बच्चा नहीं हुआ, कोई दवा नहीं, इलाज नहीं। अचानक मुझे लगा कि मैं पेट से हूं, लेकिन पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे ससुर जी दावा करते थे कि अगर इसे बच्चा हो गया तो मैं डॉक्टरी छोड़ दूंगा। मुझे भी लगता, इतने बड़े वैद्य हैं, भला ये कैसे गलत हो सकते हैं। डर से मैं 3 महीने तक चुप ही रही। फिर अचानक 4 महीने में मेरी सौतेली सास को ही कुछ शक सा हुआ तो उन्होंने पूछा, कोई बात है क्या बड़की। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने मेरे ससुर जी को बताया। ससुर जी बोले, हो ही नहीं सकता, ऐसा कई बार होता है कि कभी कभी औरतों को लगता है कि वो पेट से हैं, लेकिन वो भ्रम होता है, असल में पेट में पानी भरा होता है। मेरी माँ मेरी शादी के 2 साल बाद ही मर गई थी। मेरी दादी थी जो कि सौतेली थी लेकिन सगी से भी बढ़कर थी। मेरी माँ के मर जाने के बाद हम 5 भाई बहनों को माँ से भी बढ़कर प्यार दिया। उन्हें जैसे ही मेरे माँ बनने की खबर मिली तो मेरे बड़े भाई को मुझे लेवा ले जाने भेजा, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी सौतेली सास हैं जिनका बर्ताव मेरे साथ ठीक नहीं। वो खुद हर साल एक बच्चे को जन्म देती थी, और चूंकि मुझे बच्चा नहीं होता था, मैंने अपने देवर और ननद को अपने बच्चों जैसे ही प्यार से पाला। मेरी सौतेली सास कहती भी थी, हम कुछ जानते हैं कि हमारा बच्चा कैसे पलता है, हम तो खाली जन्म देते हैं, बाकी तो मेरा सब बच्चा बड़की के हाथ से ही पलता है। कुछ 9 बच्चे उनके हुए, जिनमें कुछ की असमय मृत्यु हो गई, पर 4 बच्चों को मैंने ही बड़ा किया। सारे बच्चे अपनी माँ से कम और मुझसे ज़्यादा खुले मिले थे। इन्हीं बच्चों को देख देख कर मैं अपने माँ बनने का अरमान पूरा करती। जब मेरे भैया मुझे लेने आए तो ससुर कहने लगे, क्या झूठ मूठ तमाशा लगा रखा है, इसको ऐसे ही लग रहा है कि इसको बच्चा होगा, और आप लोग भी बेवकूफ़ की तरह बात मान रहे हो, कहीं नहीं जाएगी। मैंने कहा ना, इसके पेट में बस पानी है। भैया कुछ नहीं बोल पाए। मैंने सास से कहा, माए जाने दीजिए ना हमको नहरा, भैया आए हैं तो हम चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, बच्चा हो चाहे ना हो। वो बोली, अरे बाप रे, हमको मरना है तुम्हारे ससुर का हुक्म टाल के। मैं रोने लगी। मैं जानती थी कि इतने दिनों बाद भगवान ने मेरी सुनी है, ये मेरा भरम नहीं हो सकता। भट्ट जी से कहा, देखिए आप बाबूजी से बात कीजिए ना, हमको जाने दीजिए, जानते हैं कि हमको यहाँ एकदम आराम नहीं मिलता, यहाँ हम पूरा दिन खटते रहते हैं ना, एक तो इतना दिन पर मेरा अचरा भरा है, यहाँ ठीक से देखभाल नहीं होगा तो कुछ भी हो सकता है। वहाँ नहरा में दादी है, बड़की भाभी है, छोटी बहन है, सब मेरा देखभाल करेगी। भट्ट जी बोले, तुम जानो तुम्हारा काम, हम मैया बाबूजी से कुछ नहीं कहेंगे। अपने माँ बाबूजी को तो ये भगवान मानते थे, उनकी आज्ञा ऐसे ही निभाते थे जैसे कि भगवान राम। मैं बहुत रोई। ऐसे भी तो पहला बच्चा नहरा में होता है, मुझे जाने दीजिए ना। लेकिन मेरे ससुर बोले, हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता है, देखती नहीं तुम्हारी सास का सब बच्चा यहीं हुआ है। बात कुछ और ही थी। सास को चिंता थी कि मैं मायके चली गई तो इनके इतने सारे बच्चे कौन संभालेगा,
क्योंकि सारे बच्चे मेरे साथ ही सोते थे, बल्कि बहनें तो बड़ी हो गई थीं, तब तक अपने भाई भज्जी से सटकर ही सोती थीं। भज्जी अपने सौतेले भाई बहन को अपने बच्चों से भी बढ़कर मानते थे, और ससुर जी को लगता था कि बच्चा बच्चा है नहीं, ढोंग कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि नहरा से किसी दूसरे का बच्चा लेकर चली आए। दिन रात ये सिनेमा में ही पड़े रहते थे, बस पैसे पहुंचाने घर आते थे। पूरे दिन भर का जो सिनेमा के टिकट की कमाई होती थी वो अलग अलग थैलियों में भर के अपनी माँ, सौतेली माँ, उनकी अपनी माँ का तो देहांत हो चुका था, उनको दे जाते और कहते, लाओ मैया, चार आना दो, सिगरेट पिएंगे। अपने बाबूजी से बहुत डरते थे, उनके सामने कभी सिगरेट नहीं पीते थे। सिगरेट पीना तो दूर की बात है, कभी अपने बाबूजी के सामने खड़े भी नहीं होते। वो जितना कहते सिर झुकाकर सुन लेते, हाँ में जवाब देकर खिसक लेते। कभी सिगरेट पीते सामने पाए जाते तो जल्दी सिगरेट अपने हाथों की मुट्ठी में दबा लेते। अगर तब भी नहीं छुप पाता तो बाबूजी खड़ा उतार कर पीटना शुरू कर देते और ये कुछ नहीं बोलते। इनकी दादी कहती, अरे घर में दुल्हन है, इसकी शादी हो गई है, अब तो रहने दो, जवान शादीशुदा बेटे पर ऐसे कोई हाथ उठाता है। ये चुपचाप वहां से कट लेते। जिस दिन मेरी बेटी हुई उस दिन भी वो सिनेमा में ही थे। श्यामलाल बाबा घर के सबसे बुजुर्ग और पुराने नौकर थे, बहुत जिद्दी और खुददार। उनके गुस्से से मेरे ससुर जी भी डरते थे। वो खुशी खुशी सिनेमा भागे इन्हें बताने, अरे बड़े बाबू, घर में लक्ष्मी आई है। ये दौड़े भागे घर आए। जब तक ये घर पहुंचते तब तक बाबूजी बच्ची को गोद में लेकर पंचांग, वो खुद ज्योतिष भी थे ना, देख चुके थे, खुश होकर बोले, बहुत भाग्यशाली बच्ची है, साक्षात माँ भवानी का रूप है। उन्होंने नाम भी भवानी रख दिया। पर सतैसा में पड़ी है, बाप पर भारी होगी, इसलिए 27 दिन बाद ही बड़े बाबू इसको देखेंगे। अब बड़े बाबू को कौन समझाए, वो तो बेटी को देखने के लिए उतावले हो रहे थे। इस पर मेरे देवर बोले, इतना क्या है, इतने सालों बाद, हमारी शादी के 14 साल बाद हुई थी, हुई भी तो बेटी। तुरंत अपने भाई को डांटते हुए बोले, बेटी नहीं, क्रांति है। अपने बाबूजी का हुक्म टालने की इनकी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन सिनेमा विनेमा छोड़कर घर में ही दिन भर घुर घुर करते रहते और मौका देखकर मेरे कमरे की खिड़की के पास आकर गिड़गिड़ाते, एक बार बाबू को देखने दो ना, मुझे लगता भी कि एक बार दिखा दें। इतने सालों बाद खुद की बच्ची हुई है। दूसरे के बच्चों को बहुत प्यार करते थे, खूब खेलते थे, आज खुद की बेटी को देख नहीं पा रहे हैं। मन तो बेचैन होता ही होगा, लेकिन मेरे कमरे में हमेशा एक दाई रहती थी। वो बोलती, हमरा मालिक मार के जमीन में गाड़ देंगे। बेटी को देखने के लिए इनका 27 दिन बड़ी कठिनाई से कटा। आखिर सतैसा हो गया। बेटी को गोद में लेकर ऐसे खुश थे जैसे सारी दुनिया की दौलत मिल गई हो। बेटी में तो जैसे जान बसती थी इनकी। छोटी सी बच्ची को भी सिनेमा में ही लेकर पड़े रहते। बच्ची बहुत प्यारी मगर कमज़ोर थी। कई औरतें जो देखने आती वो मेरे मुंह पर ही कह देती, चूहे के बच्चे जैसी है, बचेगी नहीं। मैं रोने लगती। इतने दिनों बाद गोद भरी भी तो लोग ऐसी बातें करते हैं, हे भगवान, बच्चा देकर छीन मत लेना। ये कहते, पागल, रोती क्यों हो, ये क्रांति है, देखना इसको कुछ नहीं होगा। बेटी होने के बाद ये बेटी में ही खोए रहने लगे। बेटी को लेकर बहुत खुश रहते। दिन रात बस बेटी को लेकर सोना, बेटी को लेकर ही जागना। लोगों से कहते, मेरी बेटी इंदिरा गांधी की तरह नाम करेगी। ये देखकर सौतेली माँ जल भुन गई। तुरंत ही बातें बनाने लगी और ताने देने लगी। बेटी होते ही उन्हें लगने लगा कि संपत्ति का हिस्सेदार आ गया। घर में सौतेली सास का बर्ताव बिगड़ने लगा। घर के तनाव को देखते हुए ससुर जी ने हमें अलग कर दिया। घर से हमें ये बिल्कुल खाली हाथ लेकर निकल आए। उन दिनों खुद सिनेमा हॉल चलाते थे, वही सिनेमा हॉल के ऊपर वाले पुराने कैबिन में लाकर हमें रख दिया। हम नहाकर क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, इसका कुछ इंतजाम नहीं था। मैंने कहा भट्टी से कि कुछ सामान घर से मंगवा लेते। ये मुझे डांटते हुए बोले, तुम एकदम चुप रहो। जब माँ बाबूजी नहीं सोच रहे हैं या सामान नहीं भिजवा रहे हैं, उनको यही सही लग रहा है तो लगने दो।
तुम चुप रहो। माँ बाबूजी ने कुछ भी सामान भिजवाना जरूरी नहीं समझा। 6 महीने तक हम छोटी सी बच्ची को लेकर जमीन पर सिनेमा के पुराने पोस्टर बिछाकर सोते रहे और सिनेमा के होटल से खाना मंगाकर खाते रहे। बच्ची को देर रात कभी भूख लगती तो न दूध का इंतजाम था, न घर में कोई बर्तन कि हम किसी तरह कुछ गर्म करके उसे दें। उस रोती हुई बच्ची को कंधे पर लेकर ये बाहर निकल जाते। कई बार देर रात को बंद होटल खुलवा कर दूध या कुछ मिठाई खिला देते। मुझसे बेटी की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। आखिर इसमें एक छोटी सी बच्ची का क्या कसूर? मैंने दोबारा इनसे कहा कि माँ बाबूजी से बात करके घर की ज़रूरत का कुछ सामान ले आते हैं। इन्होंने मुझे दोबारा सख्त मना कर दिया। देखते जाओ अभी ये लोग और क्या क्या करते हैं। बच्ची की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने कहा ऐसे तो मेरी बेटी मर जाएगी, आप मुझे नहर भेज दीजिए। वो नहीं माने क्योंकि बेटी के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते थे। मैंने कहा ठीक है, फिर सिनेमा से जो इतना पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ दीजिए, आखिर इस पैसे पर इस बच्ची का भी हक है। ये बोले बिल्कुल नहीं, और रोज़ सिनेमा की जो कमाई होती श्यामलाल बाबा जो हमारे घर के सबसे भरोसेमंद पुराने और बुजुर्ग नौकर थे उनके हाथों घर भिजवा देते। कई बार श्यामलाल बाबा भी गुस्सा करते, बड़े बाबू आप सही नहीं कर रहे हैं, तनिक बच्चा का मुंह देखिए। लेकिन भट्ट जी अपने सिद्धांतों से कहाँ हटने वाले थे। उन्होंने मुझे भी सास ससुर के घर आने जाने से सख्त मनाही कर दी। देखते देखते 6 महीने बीत गए। मेरे गांव की एक बेटी की शादी नवादा में ही हुई थी। उसका बाप अपनी बेटी से मिलने आया था। वो आदमी मेरे घर भी मुझसे मिलने आए। हमारी दशा देखकर जाकर मेरे बाबूजी को बताया। बाबूजी तुरंत भागे आए। पहले तो मुझे जीभ भरकर डांटा कि मैंने उन्हें कुछ क्यों नहीं बताया। बाद में मेरे ससुर जी से बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि समधी जी आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, आपको तो मैं विद्वान समझता था। इतने सालों बाद मेरी बेटी को एक बच्चा हुआ और आप ऐसा कर रहे हैं। आपको अपनी फूल सी मासूम पोती पर भी तरस नहीं आया। मेरे ससुर जी ने जवाब दिया, ये मेरे घर का मामला है। जब मेरा बेटा बहू कुछ नहीं बोल रहा है तो आप कौन होते हैं। उस समय मेरे दादा ससुर जी का लगभग 25 करोड़ की संपत्ति थी, पर ना भट्ट जी ने मांगा और ना मेरे ससुर जी ने कुछ दिया। फिर इमरजेंसी में ये जेल चले गए। मैं अकेली छोटी सी बच्ची को लेकर वहां क्या करती, इसीलिए नेहरा चली आई। लेकिन वहां भी कितने दिनों तक रहती, भट्ट जी का कहीं कोई पता नहीं। मायके में एक बड़ी भाभी और एक छोटी भाभी थी। मैंने बाबूजी से कहा, मुझे जाने दीजिए, पराए घर की भाभियां हैं, कब तक यहाँ रहूंगी, उन्हें बोझ लगूंगी। आप मुझे जाने दीजिए, जो भाग्य में होगा देखेंगे। बाबूजी मुझसे बहुत नाराज हुए। जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी कुछ बोलने का हक नहीं है। भट्ट जी का कहीं कुछ पता नहीं है। छोटी सी बच्ची को लेकर वहां जाकर क्या करोगी, कैसे रहोगी। अब जो होगा जैसे भी होगा हम वहीं रहेंगे। अपना घर अपना होता है। भाभी लोग कुछ बोले ना बोले, मन में तो सोचेंगी। मेरी क्या इज्जत रहेगी अगर मैं पूरी जिंदगी यहीं बैठी रहूंगी। गांव समाज भी 4 बातें बनाएगा। किस किस का मुंह पकड़ेंगे आप। जाने दीजिए बाबूजी। दादी ने भी मुझे समझाया कि बहुत छोटी बच्ची है, कम से कम दामाद बाबू का कुछ पता चले तो चली जाना। लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। भट्ट जी को चिट्ठी लिखने की भी आदत नहीं कि पता लगे कि जेल में हैं कि भूमिगत हैं। खैर, मैं जिद करके वापस नवादा आ गई। अपने बाबूजी से कहा, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे एक सिलाई मशीन दे दीजिए, मैं सिलाई करके कुछ कमा लूंगी। बाबूजी मेरी बात मान गए। उन्होंने एक सिलाई मशीन खरीद कर दे दी और हम वापस नवादा आ गए। साथ में चावल, दाल, चूड़ा, बड़ी, सब खाने का सामान भी भिजवा दिया। बाबूजी अपने जीते जी हमेशा खाने का पूरा सामान और कपड़े हर त्योहारों पर भिजवाते रहे। नवादा आकर हम मोहल्ले की एक गरीब विधवा चाची थी। उसे साथ लेकर घर घर जाकर लोगों से सिलाई का कपड़ा मांगकर सिलाई करने लगी। जब ये बात मेरे ससुर जी को पता चली तो उन्हें लगा कि इस तरह से उनके घर की बहू दूसरों के कपड़ों की सिलाई करके गुजारा करेगी तो उनकी इज्जत जाएगी।
गुस्से में आकर उन्होंने मेरे घर की बिजली कटवा दी। हम उनसे कहने गए कि बाबूजी, बिजली कट गई है, अकेले बच्चे को लेकर अंधेरे में रहने से डर लगता है। तो वो बोले, तो हम क्या करें? सास से मैंने कहा, माई जी आप ही कुछ समझाइए ना बाबूजी को, एकदम वीरान है चारों तरफ। उस समय सिनेमा के आसपास कुछ भी नहीं था, एकदम शहर से बाहर सिनेमा हॉल था और पीछे नदी। जब तक सिनेमा चलता रौनक रहती, उसके बाद चारों तरफ साएं साएं करता। हम अकेले बच्चे को लेकर रात भर हनुमान चालीसा जपते हुए गुजार देते। एक बार श्यामलाल बाबा से बोले, बाबा बहुत डर लगता है, आप यहीं सोया कीजिए। तब से वो वहीं मेरे घर के नीचे ठीक दरवाजे के सामने सोने लगे। जब तक वो जिंदा रहे वहीं सोते रहे। कई बार उन्हें गुस्सा आता तो जाकर मेरे ससुर जी से झगड़ा करते। वो भी इसी घर की बहू है, इज्जत है इस घर की, लाज है आपकी, ब्याह करके लाए हैं ना आप। वो खुद उठकर तो नहीं चली आई है कहीं से। आप जो इस तरह कर रहे हैं ठीक नहीं है, भगवान सब देखता है। ये शनिचरी, मेरी सास के बारे में, इसकी वजह से जो आप पागल हो गए हैं ना, ये शनिचरी सबको खा जाएगी एक दिन, देख लीजिए, सबको बर्बाद कर देगी एक दिन। सच तो यही था कि ससुर जी वही करते थे जो मेरी सौतेली सास कहती थी। एक तरह से वो पत्नी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे। मेरी सास को लगता बेटा भट्ट जी इधर उधर भागा ही रहता है या जेल में ही रहता है, वो किसी दिन इसी तरह पुलिस की गोली से मारा जाएगा। ये अपने बच्चे के साथ जाकर नेहरा में रहेगी, यहाँ रहेगी तो हिस्सा मांगेगी। और इस वजह से उन्होंने मुझे मेरे बच्चों के साथ उस सिनेमा के कैबिन से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी घर में चोरी करवा देना, कभी घर का सामान उठवाकर सड़क पर फेंकवा देना। एक बार मेरे घर में चावल दाल था जो मेरे भाई पहुंचा गए थे, पूरा का पूरा बोरा उठवाकर सड़क पर फेंकवा दिया। सड़क पर बालू ही बालू थी। इस चिंता में कि बच्चे क्या खाएंगे, तो मेरे बच्चे का अन्न है, मैं पागल की तरह उस बालू की रेत में चावल और दाल चुनने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब बर्बाद हो चुका था, कुछ भी हाथ नहीं लगा। ये सब मेरे ससुर जी को पता था, लेकिन वो सब जानकर अनजान बने रहते। भट्ट जी के साथी कॉमरेड कभी कभार हमारा हाल जानने पूछने आ जाते। हम उनसे रो रो कर पूछते कि भट्ट जी कहाँ हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताते, सिर्फ इतना कहते कि आ जाएंगे। हाँ, यदि भट्ट जी जेल में होते तो कभी कभी हमें जेल में लाने ले जाते, लेकिन ज़्यादातर तो क्रांति ही जाती थी, क्योंकि भट्ट जी क्रांति को जेल में भी याद करते थे, इसलिए क्रांति को भी डर नहीं लगता। वो आराम से उन लोगों के साथ गया सेंट्रल जेल या हजारीबाग जेल चली जाती थी और शाम तक वापस भी आ जाती थी। वो लोग भी बताते थे कि कभी इसने किसी को रास्ते में तंग नहीं किया। हाँ, एक दो बार रास्ते में जूता खोकर चली आती थी, बच्ची थी, रास्ते में थक कर सो जाती थी और नींद में ही कहीं जूता पैर से गिर जाता। वो लोग भी ध्यान नहीं दे पाते थे, पर मैंने बेचारी को कई बार बहुत मारा। गरीबी में किसी तरह सब कुछ जुटाना और एक भी चीज खो जाए तो इस तकलीफ में कि नया कहाँ से आएगा, झुंझलाहट होती थी। एक बार की बात है, जब हम सब साथ रहते थे, यानी घर नहीं बटा था, मेरे ससुर जी बनारस से मेरी सास के लिए 2 बनारसी साड़ी लेकर आए थे। उन दिनों हिंदी सिनेमा में अक्सर नूतन, मीना कुमारी और वहीदा रहमान लाल बॉर्डर और आंचल की साड़ी पहनती थी। मुझे खूब पसंद थी। मैंने सास से कहा, माई जी मुझे इसमें से लाल आंचल बॉर्डर वाली साड़ी बहुत पसंद है, एक हमको दे दीजिए ना। वो बोली, हम दोनों साड़ी में आग लगा देंगे, लेकिन तुमको एको गो नहीं देंगे। मैं मन मार कर रह गई। जब बड़ी बेटी क्रांति पटना आज अखबार में कमाने लगी तो ठीक वैसे ही साड़ी मुझे उसने दुर्गा पूजा पर ला कर दिया और कहा, माँ तुम यही साड़ी पहनकर पूजा करोगी। बात तब की है जब बड़ी बेटी क्रांति और बेटा प्रकाश विप्लव दोनों बाल भारती स्कूल में पढ़ते थे। क्रांति तीसरी में थी और प्रकाश दूसरी कक्षा में। दोनों के स्कूल के 2 महीने की फीस बाकी हो गई थी। मास्टर ने दोनों बच्चों को पूरे स्कूल के सामने बुरी तरह बेत की छड़ी से मारा। दोनों भाई बहन रोते रोते घर आए। बच्चों का हाल देखकर मैं एकदम घबरा गई। दोनों का हाथ पकड़ा और वैसे ही दोनों को लेकर ससुर जी के घर भागी।
दोनों भाई बहन की पीठ पर बेंत के लाल गहरे निशान पड़ गए। दोनों बच्चों के कपड़े उतार कर ससुर जी को दिखाया। देखिए बाबूजी, आपके जीते जी सिर्फ 20 रुपए के लिए आपके पोते पोती को किसी जानवर की तरह पीठ फाड़ कर पीटा गया है। तो उनका जवाब था, यहाँ हमारे पास लेकर क्यों आई हो? हमने कहा था बच्चा पैदा करने। बाप कुत्ते की तरह पैदा करके भाग गया तो हम क्या ठेका लिए हैं? पढ़ाई लिखाई छुड़वा दो, पढ़ लिख कर क्या करेगा? चीनियाँ बादाम मूंगफली खरीद के दे दो, फुटपाथ पर बैठकर बेचेगा तो 2 रुपया भी कमाएगा। उस दिन के बाद से हमने कभी ससुर जी के घर पर पैर नहीं रखा और सोच लिया चाहे जो हो जाए अपने बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं छुड़वाऊंगी। तब से और भी रात रात भर जागकर सिलाई बुनाई करने लगी ताकि कभी मेरे बच्चे ना भूख से सोएं और ना कभी उन्हें स्कूल की फीस की वजह से मार खानी पड़े। 1955 के छात्र आंदोलन में भी 7 साल की सज़ा में हजारीबाग जेल में थे। 6 माह उन्हें बेड़ी हथकड़ी में रखा गया। जेपी आंदोलन में पूरे 2 साल गया सेंट्रल जेल में बेड़ी हथकड़ी के साथ सेल मीसा में रखा गया। कभी कभी उनसे जेल मिलने जाती तो देखकर दिल दहल जाता था। मैं मुंह से कुछ नहीं कहती। उनकी हालत देखकर रोने लगती तो हंसते हुए कहते, अरे पगली, रोती काहे है? मरे थोड़े हैं। देखो भगत सिंह को, वो कैसे देश के लिए शहीद हो गया। हम ऐसे थोड़े मरेंगे। देखना, कईयों को मार के मरेंगे और देश पर मरने वाले कई भगत सिंह पैदा करके मरेंगे। नगर पालिका कर्मचारी आंदोलन में 1.5 साल और बिजली ऑफिस कर्मचारियों के आंदोलन में करीब 1 साल जेल में रहे। जेल से छूटने पर कभी कभी घर पर होते भी तो ना के बराबर। अक्सर उनके घर पर होने पर लोगों की भीड़ जमा रहती। सब अपने अपने काम की पैरवी लेकर घर पर भीड़ लगाए रखते। कभी बीड़ी मजदूर, कभी रिक्शा मजदूर संघ के लोग, तो कभी ईंट भट्टा मजदूर घर पर आकर दिन भर इनको घेरे रहते और सबसे हंसकर बड़े प्यार से बातें करते। लेकिन हमसे बात करने या बच्चों से बात करने की कभी फुर्सत नहीं। एक बार भी नहीं पूछा कि घर कैसे चलता है, बच्चे कैसे पढ़ते हैं। बहुत बार रोककर प्यार से समझाने की कोशिश करी। अपने घर और बच्चों पर भी ध्यान दीजिए। इन्हें बाप की कमी महसूस होती है, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। मेरा ना सही, बच्चे की कुछ तो परवाह कीजिए। लेकिन इनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। हंसते हुए कहते, हाँ ठीक है, मेरा तो पूरा हिंदुस्तान ही बच्चा है। जिस दिन दुनिया के तमाम बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, भर पेट खाएंगे, उस दिन मेरे बच्चे का भी भविष्य सुधर जाएगा। इनको कायर मत बनाओ, सीखने दो दुनिया की 3/3 आबादी कैसे जीती है। आलीशान महलों की तरफ मत देखो, जो लोग झोपड़े में रहते हैं उनको देखो। उनके झोपड़े में ना चूल्हा जलाने के लिए किरासिन तेल है, ना लालटेन जलाने के लिए। उनकी बहस और तर्क के आगे मेरी एक नहीं चलती थी। कभी ना उन्होंने मेरी बात सुनी और ना समझी। हमेशा रोकर चीख चिल्ला कर रह जाती और एक घर से बाहर निकल जाते और पता चलता कि कभी मुसहर टोली में तो कभी पासे के घर पर ताड़ी पीकर पड़े हैं। जो अपना बच्चा घर में है उसे भरपेट अन्न नहीं मिल रहा, ऊपर से बाहर से किसी भी दूसरे का बच्चा लेकर आने को उतारू रहते। एक बार एक 10 साल का बच्चा कहीं झरिया या बेतिया से अपने साथ ले आए और कहने लगे कि आज से यहीं रहेगा। मैंने पूछा तो कहा इसके माँ बाप को नक्सलियों ने गोली मार दिया, अकेला बचा है, आज से यहीं रहेगा। क्रांति और विप्लव, प्रकाश का नाम उन्होंने विप्लव रखा था। उनके साथ पड़ेगा, पानी वानी भर देगा, बाजार से तरकारी ला देगा। मैंने भी उसे घर में रख लिया। अब ले ही आए थे तो क्या करते। हमारे बच्चों के साथ रहने लगा, लेकिन कुछ समय बाद खुद ही कहने लगा, हमको चाय की दुकान पर काम मिल गया है और 5 रुपए भी मिल रहा है। घर के पीछे की नदी में कई बार बच्चा फेंका हुआ इनको पता चलता तो ये सबसे पहले बच्चे को बचाने पहुंच जाते, लेकिन अक्सर बच्चा मरा हुआ पाया जाता। एक बार जाड़े की रात में एक छोटी सी बच्ची घर के ठीक पीछे ही नदी थी, सरकंडे की झाड़ में पड़ी थी। मुंह अंधेर हल्ला होने लगा कि कोई बच्चा फेंक गया है। ये तुरंत भागे माचिस और निवार लेकर।
बच्ची को आग जलाकर सेका, शायद सांस चल रही थी। बच्ची को गोद में लेकर भागे हॉस्पिटल। वहां डॉक्टर ने बताया कि रात भर की ठंड से सिकुड़कर बच्ची ने दम तोड़ दिया। उसके बाद वो ही अपने हाथों से बच्ची के लिए कफन लेकर आए और उसे मिट्टी में दफनाया। कई दिनों तक दुखी रहे कि बच्ची को बचा नहीं सके। अक्सर मुझसे कहते कि एकदम क्रांति जैसी थी ना। यहाँ तक कि क्रांति को भी कह दिया कि उसे उन्होंने उसी नदी के नाले में पड़े हुए पाया था। कई दिनों तक क्रांति रोती रही। फिर मैंने ही डांटा, क्यों बच्चे को ऊटपटांग बातें दिमाग में घुसाते हो? तो ऊपर से कहने लगे, देखना एक दिन इसके ढेर सारे भाई बहन ला देंगे, जितनी भी अनाथ और बेघर बच्चे हैं ना, सबको ले आएंगे और एक आश्रम खोलेंगे, अभय आश्रम। 1978 1978 की बात है। एक बड़ी बस भरकर विदेश से लोग आए थे, जिसमें मर्द औरतें दोनों थे। सब मुझसे हाथ मिलाने के लिए बढ़ाते और मैं हाथ छोड़कर सबको नमस्कार करती। औरतें गले मिलती। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। सिनेमा के प्रांगण में ही शाम से लेकर सुबह तक मीटिंग चली। भट्ट जी ने 1 घंटे से ऊपर अंग्रेजी में जोरदार भाषण दिया। उन्हें देखकर कभी खुशी होती थी, कभी अपनी हालत पर बहुत तकलीफ। शहर के बहुत बड़े बड़े लोग जमा हुए थे। सबका खाना पीना सब सिनेमा के मैदान में ही चला। सब लोग बहुत खुश लग रहे थे। काफ़ी लोग बंगाल और केरल से भी आए थे। सब मुझसे आकर मिलते और मुझे इज्जत दे रहे थे। मुझसे कहते कि हमें सुरेश भट्ट जैसे अपने नेता पर गर्व है, आपको भी होना चाहिए। मैं हाँ में सिर हिला देती। क्या कहें, कोई मेरी बात समझने वाला था ही नहीं। कई बार हमारे घर नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु, राजकमल चौधरी, रामप्रिय मिश्र लाल धुआं, कैलाशपति मिश्र, जॉर्ज फर्नांडिस, जाबिर हुसैन भी आते थे। कई और भी लोग जो उस समय के बड़े बड़े मंत्री और सांसद थे। नागार्जुन और फणीश्वर नाथ रेणु को हम नहीं जानते थे कि वो देश के इतने बड़े लेखक कवि हैं। वो तो बहुत बाद में मेरी बड़ी बेटी ने बताया कि वो दोनों पूरे देश के जाने माने लेखक हैं। हमसे वो दोनों बहन की तरह मिलते थे। उन्हें मेरे साथ चौका में बैठकर मेरे काम में हाथ बटाना अच्छा लगता था। मैं रोटी बनाती थी तो वो लोई बनाने लगते। दोनों को मछली बड़ी पसंद थी। मेरे हाथ की बनी मछली बड़े मज़े से खाते। बिल्कुल ग्रामीण औरतों की तरह पारिवारिक बातें करते, गीत गाते। रेणु जी के बाल बड़े सुंदर और चमकीले थे। वो अपने बालों का पूरा ध्यान भी रखते। और भी कई बड़े बड़े साहित्यकारों का तांता लगा ही रहता। घर में कुर्सी के अभाव में ज़मीन पर ही चादर बिछा देते। मुझे शर्मिंदगी भी होती कि इतने बड़े बड़े लोग हैं और ज़मीन पर बैठेंगे, पर वो लोग घंटों वैसे ही बैठे कहानी कविता का पाठ करते, ज़ोर ज़ोर से बातें करते, हंसी ठहाका लगाते। घर में जो बना होता वही मांग कर खा लेते। कई बार सूखी रोटी प्याज बड़े प्यार से खाते। मैं सोचती भी ऐसे कैसे खाएंगे, जल्दी कुछ बना दे, पर भट्ट जी मुझे मना कर देते। अरे ज़्यादा कुछ मत करो, जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं, जो है वही ला दो। और वहीं पुराने अखबार पर रोटी प्याज नमक मिर्च धरकर सब मिल बांट कर खा लेते और फिर घंटों वैसे ही बहस चालू रखते। एक बार भट्ट जी बहुत सालों बाद जेल से छूटकर घर आए थे, इसलिए उनसे मिलने उनके खास दोस्त अनंत कुमार राय आए। रात काफ़ी हो गई थी और भट्ट जी तब तक घर नहीं पहुंचे थे। वैसे भी नवादा में रहकर भी भट्ट जी के पैर घर में नहीं टिकते थे। मैं बोलती भूखती कि सालों बाद घर लौटते हैं तो ज़रा घर पर भी पैर टिकाइए। उनका बस एक ही जवाब होता, इतने दिन बाद बाहर आए हैं तो ज़रा बाहर का भी माहौल समझने दो। अनंत राय भाई जी हमारी शादी में बाराती बनकर भी गए थे। हमारे घर और हमारे बाबूजी की ठाट बाट देख चुके थे। वो जानते थे कि हम कितने बड़े जमींदार परिवार से आते हैं। हमारी बेटी को ज़मीन पर सोते देखकर बहुत भड़के। गुस्से से तमतमाकर वहीं ज़मीन पर बैठे रहे कि जब तक भट्ट जी नहीं आएंगे तब तक वो नहीं जाएंगे। भट्ट जी काफ़ी देर से लौटे। अनंत भाई जी ने उन्हें बहुत डांटा, बहुत बुरा भला कहा, लेकिन भट्ट जी बस हंसते रहे।
उन्हें किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। असल में वो इससे इत्मीनान रहते थे कि मेरे नेहरा से सब कुछ आ ही जाता है। जब तक बाबूजी और दादी जिंदा रहीं, खेती का सारा सामान भेजते रहे। दादी मुझे और बच्चों को बहुत मानती थी। ना अब दादी हैं न बाबूजी, 3 भाई हैं, सबका अपना परिवार है। सब नाती पोते वाले हो गए और सब वहीं झारखंड में दुमका गोड्डा में बसे हैं। भट्ट जी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी अपनी कम उम्र में ही 2 साल जेल में रहे, लेकिन कभी अपने जीते जी ना स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन लिया और न ही जेपी आंदोलन वाला पेंशन। लालू यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस, सीपी ठाकुर, शिबू सोरेन, ये सब भट्ट जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गुरुजी कहकर बुलाते थे। उसके बावजूद नीतीश कुमार कहते हैं कि किस किस को पेंशन दे, भेड़िया से ज़्यादा गरेड़िया हो गया है। शायद नीतीश जी को पता नहीं कि भट्ट जी अगर घर छोड़कर समाज सेवा में नहीं रमते तो कम से कम वो खुद 25 करोड़ संपत्ति के मालिक होते। जिस आदमी ने अपना सारा जीवन सामाजिक काम में होम कर दिया, वैसे आदमी की विधवा को कोई भी पेंशन न देकर खुद अपने मुंह पर कालिक लगवा रहे हैं सब। समाज के नाम पर जिस सुरेश भट्ट ने अनेकों बार खून बहाया, गोली खाई, लाठी खाई, आज कोई समाज और प्रशासन नहीं देखने वाला कि आज मेरे साथ, मेरे घर में और हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। ये समाज सेवा किस काम आया। मेरा खुद का सौतेला देवर साल में 10-20 लाख रुपए सिर्फ गुंडों और पुलिस को खिलाता है। ये सारी संपत्ति हड़प कर बैठा है। उसने मेरे देवर भट्ट जी के छोटे भाई नरेश भट्ट के बेटों के साथ भी बुरा करवाया। ये बात पुलिस भी जानती है और पत्रकार भी, लेकिन सब के सब रुपए की ताकत के आगे चुप हैं। एक बार मेरे बेटे प्रकाश पर, जब वो सिर्फ 7 साल का था, बम फेंकवा दिया। बुरी तरह जख्मी हुआ। मेरे पिताजी आए और उसका इलाज करवाया। किसी तरह वो बच गया। फिर पिताजी उसको अपने साथ ही ले गए। वो जानते थे कि यहाँ रहा तो फिर इस पर हमला होगा। वो 16 साल नानी घर में ही रहा और अपनी पढ़ाई पूरी करके जब वापस आया तो फिर कई बार उस पर अलग अलग तरीके से हमला करवाया गया। वो अपने रास्ते में आने वाले सबको ख़त्म कर देना चाहता है। भट्ट जी ने अपनी पत्नी और बच्चों को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज मेरा दुख समझने वाला कोई नहीं है। कालिंदी बडोला हार्ट टू हार्ट में आज अपनी ऑडियो स्टोरी के रूप में मैंने सरस्वती भट्ट के इस संस्मरण को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि हमें साधारण सी दिखने वाली इस असाधारण व्यक्तित्व की धनी महिला को सम्मान देना बहुत ज़रूरी है। सरस्वती भट्ट जैसी महिलाएं हमारे यहाँ अपवाद नहीं हैं, एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि रूल है। ज़्यादातर घरों में जाकर देखा जाए तो घर को चलाने वाली महिला वो धुरी, वो एक्सेस है ना, जिस पर पूरे घर परिवार की नींव टिकी होती है। आज भी कहीं घर के भीतर रहते हुए, मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, अपनी मेहनत, अपनी लगन से घर भी चलाती हैं, साधन चाहे सीमित हो या असीमित। और घर की व्यथा कथा को खुले में उघाड़ने के बजाय पूरी पर्देदारी रखते हुए अपने पति, सास ससुर, रिश्तेदारों और ख़ुद अपने बच्चों का ख्याल भी रखती हैं। सोच के देखिए, क्या आसान रहा होगा एक आलीशान अमीर जमींदार खानदान की बेटी का एक ऐसे निकृष्ट ससुराल में जीवन यापन करना जहां करोड़पति मगर दिल से कंगाल सास ससुर थे। एक ऐसे पति के साथ निभाह करना जो इंडिया पोस्ट के इनलैंड लेटर पर सीधा सीधा लिखकर भेज दे कि हमारे लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कॉमरेड सुरेश भट्ट जी ने उन्हें लिख भेजा। सरस्वती भट्ट को पूरी दुनिया, बड़े बड़े नेता, सांसद, साहित्यकार, गणमान्य लोग ये तो बताते रहे कि उनके पति सुरेश भट्ट कितने महान व्यक्ति थे, झुके हुए थे, पर क्या किसी ने रुककर एक बार उनके सामने इस बात को एक्नॉलेज किया होगा, जताया होगा कि सरस्वती जी के असीम बलिदानों के बिना, गृहस्थी की गाड़ी को निरंतर खींचते रहने की मशक्कत के बिना सुरेश भट्ट जी इतनी आसानी से शायद जनसेवा, परसेवा, देश सेवा में अपनी ज़िंदगी लगा पाते क्या? आप क्या सोचते हैं? मुझे अपने कमेंट्स और फीडबैक में ज़रूर बताएं। और हाँ, असीमा भट्ट की एडिट की हुई
उनके फादर कॉमरेड सुरेश भट्ट जी से जुड़े एनेक्डोट्स के इस सुंदर कलेक्शन मन लागो मेरो यार फ़कीरी में इस किताब को ज़रूर ख़रीदें। अमेज़ॉन का लिंक यहाँ दिए जा रही हूँ मैं आपको। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिए और परिवार और दोस्तों के साथ आगे शेयर ज़रूर कीजिए, तभी मेरी कहानी दूर तलक जाएगी।